हाँ स्मृति, बेटा आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। उससे आई कैन एक्सपेक्ट दैट आज तीसरी मेरी क्लास है ये आपके सेक्शन में, ठीक है? यस सर। यस सर। तो मैं समझ सकता हूँ काफ़ी ओवरलोडेड हो गया है ये, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो कुछ न्यूमेरिकल कराने थे मुझे, उन्होंने कहा कि बच्चे ज्वाइन कर लें तो करा देंगे। कुछ ट्यूट तो हमारे ख्याल से हमने करा दिया था, ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। ओके सर। ट्यूट में कुछ बचा था या हो गया है? सर क्यों बेटा? मैंने इससे पहले वाली क्लास नहीं की है। अच्छा, क्लास नहीं करी है, अच्छा। यस सर। ट्यूट हमारे मेरी हमने करा दिए थे क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो है ये कुछ ओके सर। क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, ये आज आप लोग को हम करवा दे रहे हैं। मतलब अभी तो आप ही ने ज्वाइन किया है, बाकी तो किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया। मैसेज डाला है मैंने, लेकिन अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। चलिए ठीक है, फिर मैं सर आप। स्टार्ट करता हूँ। हाँ, क्या हुआ बेटा? एक बच्चे ने और ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, इसको जरा देखिए सभी लोग। फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ ए हर्ट्जियन डाइपोल ऑफ लेंथ लैम्डा बाई 40, लैम्डा बाई 60 एंड लैम्डा बाई 80, ठीक है। तो ये हमने आज आपको क्लास में पढ़ाया था, बताया था कि जितने भी डाइपोल हैं, चाहे हर्ट्जियन है या हाफ वेव डाइपोल है या क्वार्ट, ठीक है, या क्वार्टर वेव है, तो इसमें क्या है कि आपको पर्टिकुलरली ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आवर लेंथ एंड व्हाट इज आवर, सॉरी, व्हाट इज आवर रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज योर इफेक्टिव एपर्चर। क्लियर? तो हमें जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमको रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या गिवन है? आपको लेंथ गिवन है, तो एक बार लेंथ लैम्डा बाई 40 है, एक बार लैम्डा बाई 60, एक बार लैम्डा बाई 80 है। तो हम देखिए आपको यहाँ पे बताए थे, आज मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये देखिए। तो इसमें हमने आज ही आपको बताया था, ये देख, ये देखिए, ठीक है। तो हमने हर्ट्जियन डाइपोल के लिए यहाँ पे आपको बताया था, ये देख सकते हैं आप, हर्ट्जियन डाइपोल में हमारी जो टोटल पावर रेडिएटेड है, दैट इज 85 स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू आरएमएस करंट का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो ये आई स्क्वायर हो गया, आर की वैल्यू ये होगी, दैट इज 85 स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे रख दिया 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, तो यही हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। दिस इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, देख सकते हैं आप लोग। अरे, ये ये देखिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन में जैसा कि इन्होंने दिया है, डिफरेंशियल लेंथ आपको गिवन है लैम्डा बाई 40, लैम्डा बाई 60 एंड लैम्डा बाई 80, तो हमने रख दिया ये वैल्यू उठा के। देखिए लैम्डा बाई 40 के लिए अगर हम बात करें, एक मिनट में बता रहा हूँ, रुकिएगा आप लोग। कहाँ गई?
एक मिनट बेटा वेट करिएगा जरा सा। देखो पेन कहाँ रख दिए मैंने। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखेंगे तो DL1 is the first differential length, that is lambda by 40 of the antenna. DL2 is the second differential length, that is lambda by 60 of antenna, and DL3 is the third length, that is lambda by 80 of the antenna. तीनों लेंथ ये हो गई, ठीक है। रेडिएशन रेजिस्टेंस आपको फार्मूला पता है, हर्ट्जियन डाइपोल में क्या होता है, 80 पाई स्क्वायर DL बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। तो आप सिंपली क्या करिए, 1 बाई 1 सारी लेंथ को रखते चले जाइए। एक बार DL1 यहाँ अप्लाई कर दीजिए, एक बार DL2 यहाँ अप्लाई कर दीजिए, एक बार DL3 यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस फर्स्ट मिल जाएगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस सेकंड मिल जाएगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस थर्ड मिल जाएगा। देखिए तीनों हमने निकलवाया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से हम तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। आपको कोई पर्टिकुलर एंटीना दिया होगा, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली सारे एंटीना के रेडिएशन रेजिस्टेंस और पावर आपको बता दिए थे। जो फार्मूले आप अगर याद रहेंगे तो आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो इसीलिए मैंने ये चीज बता दी थी कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम सेकंड की बात करें, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्टिविटी ऑफ ए हाफ वेव डाइपोल। हाफ वेव डाइपोल में हमने आपको आज बताया था, हाफ वेव डाइपोल की भी जो हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस बताया था वो 73 ओम के आसपास बताया था, और पावर कितनी बताया था, 73 आई स्क्वायर। तो यहाँ पे खैर ना आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है ना पावर निकालनी है, आपको यहाँ पे डायरेक्टिविटी निकालनी है। किसकी? हाफ वेव डाइपोल एंटीना की। तो इसके लिए आपको क्या है, एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमने इसका डेरिवेशन आपको नहीं बताया हाफ वेव डाइपोल का, तो डेरिवेशन से ही हमारा एक टर्म निकल के आता है, दैट इज ई थीटा। ठीक है, इन थीटा डायरेक्शन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 Im अपॉन आर कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आता है। अब इसमें क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 60 Im बाई आर, ये सभी को दिख रहा होगा। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो आपका मैग्नीट्यूड ये है 60 Im बाई आर, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड को हमने पिक कर लिया। एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिक, ये हमारा टर्म कहाँ से आया है, जब हम रेडिएशन रेजिस्टेंस या पावर निकालते हैं हाफ वेव डाइपोल में, तो हमारा ये टर्म निकल के आता है, वहीं से हमने लिया है, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट पिक किया है क्योंकि हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हमने सीधे रिजल्ट ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ई हमारा ये आ गया, इसमें मैक्सिमम वाला टर्म ले लीजिए, दैट इज 60 Im बाई आर। बाकी थीटा आपके 90 होगी, ये खत्म हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पूरी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो ये आप वैसे भी समझना चाहो समझ सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ जीरो, यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू जीरो रख दें, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर थीटा आप जीरो रख देंगे तो ये मिल जाएगा कितना, कॉस जीरो विल बी 1। तो यहाँ पाई बाई 2 केवल बचेगा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 इज जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। तो आपका तो एक तरह से ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 90 रखते हैं, फिर पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो 90 रखते हैं तो क्या होगा, कॉस 90 विल बी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, cos 90 will be 0, this will be 0 and 0, जीरो। है ना, 0, ये 0 हो जीरो जाएगा। होगी सर। हाँ 0 हो गई, और ये पूरा टर्म आगे मिलके 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो दिस विल बी 1 एंड sin 90 विल बी 1, और तो 1 बाई 1 विल बी 1। सो हियर थीटा इज योर 90 डिग्री, क्योंकि हाफ वेव डाइपोल है, सो वी कैन कंसीडर इस थीटा एज ए 90। क्लियर? सो थीटा 90 रख के आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी योर 1, ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट विल बी देयर, मीन 60 Im बाई आर आपका लेफ्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर? 60 Im बाई आर आपका रह जाएगा। तो हमें 60 Im बाई आर से ही मतलब है, क्योंकि ये फेज वाला पार्ट हमारा थीटा 90 पे हमारा रहेगा, ठीक है।
अब इसमें सॉल्व करिए तो देखिए ई थीटा की वैल्यू हम देखें तो 60/r इंटू आई एम की वैल्यू क्या करेंगे आप, आई एम कहाँ से निकालेंगे, रिसीव पावर से, क्योंकि रिसीव पावर हमें पता है हाफ वेव डाइपोल की जो रिसीव पावर होती है वो कितनी होती है, 73 इंटू आई इफेक्टिव स्क्वायर, ये तो होती है 73 इंटू आई इफेक्टिव स्क्वायर। तो ये अगर हम देखें आई इफेक्टिव की वैल्यू हमारी क्या होगी, दैट विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी आई इफेक्टिव की, आई इफेक्टिव की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये हमारा जो इफेक्टिव वाला आया है ये एग्जैक्टली हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दैट इज आई आपका जो है, दिस आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1/√73। ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है इस फॉर्मूले, ये देखिए रिसीव पावर इज 73 इंटू आई इफेक्टिव स्क्वायर, तो आई इफेक्टिव स्क्वायर हो जाएगा रिसीव पावर बाई 73, ठीक है। तो दिस इज योर, और रिसीव पावर को हमने क्या ले लिया है, 1 ले लिया। लेट अस अज्यूम दैट वी आर रिसीविंग 1 वाट ऑफ पावर एट द रिसीवर साइड, क्लियर। तो हमने अगर 1 वाट पावर हमें रिसीव हो रही है तो उसके रिगार्डिंग पी आर 1 हो जाएगा, तो 1/73, और इसका अंडर रूट लेंगे तब आपको आई मिलेगा, तो 1/√73 इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 1/√73, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है डायरेक्टिविटी, तो अब हम ई थीटा हमको मिल गया, मीन्स ई मैक्स मिल गया। आपको डायरेक्टिविटी का रिलेशन पता है, जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन होता है दैट इज नोन एज डायरेक्टिविटी ऑल्सो, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू आर आई अपॉन पी आर। आर आई क्या है, आर आई इज योर रेडिएशन इंटेंसिटी, क्लियर। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 पाई इंटू आर आई इज इक्वल टू पी आर इंटू जी डी मैक्स, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 4 पाई इंटू आर आई, इस 4 पाई इंटू आर आई की वैल्यू अगर देखेंगे तो 4 पाई इंटू आर आई आपका होता है आर स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ईटा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया आर आई की जगह आर स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ईटा नॉट, सो सॉल्व कर लिया है तो हमको ये रिजल्ट मिल गया, दैट इज 1.644। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यही हमारी फिक्स है, ये आपकी फिक्स वैल्यू है। कभी आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्टिविटी ऑफ हाफ वेव डाइपोल, तो यू विल से दैट 1.644 इज कैलकुलेटेड वैल्यू, क्लियर। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीना रिसीव्स ए मैक्सिमम पावर ऑफ 2 माइक्रोवाट फ्रॉम ए रेडियो स्टेशन, ठीक है। एक एंटीना है जो हमारा मैक्सिमम पावर 2 माइक्रोवाट रिसीव कर रहा है फ्रॉम ए रेडियो स्टेशन, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया if the antenna is located in the far field of the station, ये far field region है, ठीक है ना, far field of the station where जो आपकी एवरेज फील्ड इंटेंसिटी है वो 50 मिलीवोल्ट पर मीटर है, ठीक है। ई बार का मतलब होता है एवरेज फील्ड इंटेंसिटी, तो ये आपकी एवरेज फील्ड इंटेंसिटी है जो कि 50 मिलीवोल्ट पर मीटर गिवन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। रिसीव पावर आपको गिवन है 2 माइक्रोवाट, यहाँ से क्वेश्चन से ही देख सकते हैं आप, ठीक है। एवरेज पावर अगर हम बात करें, एवरेज पावर डेंसिटी, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 एवरेज फील्ड का स्क्वायर अपॉन ईटा नॉट, ईटा नॉट आप रखेंगे 120 पाई। एवरेज ये जो ई दिया हुआ है इसी वैल्यू 50 मिली वोल्ट पर मीटर है, इसको आप नॉर्मली 50 इंटू 10⁻³ रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी स्क्वायर्ड वैल्यू, स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.315 माइक्रोवाट, 3.315 माइक्रोवाट। दिस इज योर व्हाट, एवरेज पावर डेंसिटी। तो मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर एरिया अगर निकालना है तो उसका रिलेशन क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर एरिया इज इक्वल टू मैक्सिमम रिसीव पावर अपॉन एवरेज पावर। तो मैक्सिमम रिसीव पावर हमारे पास है 2 माइक्रोवाट, तो हमने 2 इंटू 10⁻⁶ रख दिया, और एवरेज पावर हमारी कितनी है 3.315 माइक्रोवाट, तो दैट इज 3.315 इंटू 10⁻⁶, दिस विल गिव यू रिजल्ट 0.6033 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर इफेक्टिव मैक्सिमम अपर्चर एरिया, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन एक आपका और सॉल्व हो गया। दिस इज द अनदर क्वेश्चन, यू मे सॉल्व इट। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? ये कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आपको सारे फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं या कैसे हमको क्वेश्चंस को इवॉल्व करना है, ठीक है, वो हमें। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग को खुद से करना है। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए जरा इसमें। क्वेश्चन लिखिए बेटा। अच्छा, जो ट्यूट में कोई वो अभी सरप्राइज में क्वेश्चन दिए थे वो हो गए सभी से? हेलो, सरप्राइज के क्वेश्चन हो गए सभी से? हैं? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं सरप्राइज के क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत इजी इजी थे, हमने सब कराया हुआ था। ठीक है, इसी से हमने क्वेश्चन दिए थे। एन एंटीना हैज, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको करिए। एन एंटीना हैज रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ 72 ओम, ठीक है, लॉस रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm and power received, या पावर गेन लिख लीजिए, रिसीव नहीं, पावर गेन, ठीक है, पावर गेन ऑफ 12 dB, ठीक है। सो डिटरमाइन एंटीना एफिशिएंसी एंड डायरेक्टिविटी। कैसे करेंगे इसको? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको निकालिए, ठीक है। और डायरेक्टिविटी जो आपको निकालनी है वो डीबी में भी निकालनी है। इन डीबी में लिख दे रहा हूँ, डेसिबल में। सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना आएगा। डीबी में कितना आएगा डायरेक्टिविटी, बताइए। हेलो, इसको करिए बेटा, बताइए आंसर कितना आएगा। या अभी लोग को सॉल्व करना है इसको, ठीक है, तब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। आंसर बताइए सभी लोग।
सर एफिशिएंसी 90%। कितना आ रहा है बेटा एफिशिएंसी? 90%। एफिशिएंसी 90%, ठीक है, सही आ रही है। अगला बताइए। पावर गेन कितना आएगा? सॉरी, हाँ, पावर गेन को हम नॉर्मल वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 12 dB दिया हुआ है। तो नॉर्मल में कैलकुलेट करिए कितना आएगी पावर गेन। पावर गेन नॉर्मली कैलकुलेट करिए कितना आएगा। सर हम्म, सर बोल रहा हूँ जो पावर हमारे पावर गेन किया हुआ है पहले से ही 12 dB, उसको हम्म। कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है अगर डीबी में ही सीधा है। नहीं, डायरेक्ट डीबी में नहीं रखें ना बेटा, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करिए। अच्छा, वैसे करिए, कितना आ रहा है आपका सर बताइए, फिर आंसर तो बताइए। 10.8 आ जाएगा सर। एफिशिएंसी इनटू पावर गेन हो जाएगा ना सर डायरेक्टिव। नहीं तो वही वही तो गड़बड़ हो रहा है। डायरेक्टिविटी को आप नॉर्मल में कैलकुलेट करिए, पहले नॉर्मल अच्छा, निकाल फिर लीजिए। नॉर्मल में कन्वर्ट हाँ, करके हाँ, उसके बाद उसको एक्चुअली फिर उसमें कन्वर्ट करें। एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट नहीं रखते ना डीबी की वैल्यू, यही तो आपको ध्यान रखना है। डीबी जैसे ओके जब सर। आपको गेन जो है डीबी जो है डायरेक्ट दिया हुआ है, उसको जब आप कैलकुलेशन पर्पस से यूज करेंगे तो उसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके तब यूज करेंगे, ठीक है ना? क्लियर? ऐसे ही आपकी नॉर्मल वैल्यू पहले निकलेगी, फिर उसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप निकालते हैं, जब डायरेक्टिव गेन निकालेंगे मैक्सिमम, तो नॉर्मल वैल्यू में आएगा, उसको जब फिर डीबी में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? कैलकुलेशन हमेशा नॉर्मल वैल्यू से करिए, उसको नॉर्मल में पहले कन्वर्ट करिए फिर कैलकुलेशन करिए। बताइए कितना सर आएगा। फिर इसमें 9.71 आ रहा है। क्या आ रहा है 9.71? मैक्सिमम सर गेन आ रहा डीबी है में क्या? कन्वर्ट। ये सर मतलब सर मैक्सिमम गेन नहीं सर, डायरेक्टिविटी जो होगी आपकी हाँ, वो सर एफिशिएंसी इनटू पावर गेन हो गया। हाँ, ठीक है। तो सर एफिशिएंसी है 0.9। नहीं, वो गलत लगा रहे हो तुम। पावर गेन जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू डायरेक्टिव गेन होता है, ओके सर। उल्टा बता रहे हो तुम। जो जो जीपी मैक्स होता है, जिसको हम पावर गेन बोलते हैं, मैक्सिमम पावर गेन, ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी इनटू मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, जीडी मैक्स। समझ रहे हैं? समझ गए? ये होता है, इसको यूज करिए, ठीक है। अब आपको देखिए निकालना क्या है, मैंने क्या बोला है, जो जीपी मैक्स आपको जीपी मैक्स सर गिवा 12 गिवन, आएगा। ये आपको 12 डीबी दिया हुआ है। 12 नहीं आएगा बेटा, 12 क्या आ रहा है? जीडी मैक्स ये सर अभी माइनस, डीबी में कन्वर्ट नहीं किया सर इसे। नहीं नहीं, डीबी में 12 आएगा, 12.4575 डीबी आएगा। ये सर मतलब उसी में 12 आ नहीं, रहा है सर, मतलब तुम्हारी 11.99 आ तुम्हारी रहा है। तुम्हारी नॉर्मल वैल्यू आ रही है ना, नॉर्मल यस वैल्यू आ सर। रही है ना, नॉर्मल वैल्यू नहीं आएगी 12, डीबी में 12.4575 आएगा। जैसे ये 12 डीबी गिवन है, इसको आप नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करिए, तब आप यहाँ पे 12 डीबी रख सकते हैं, तब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो इस 12 डीबी को डायरेक्ट नहीं रखना है यहाँ पे, अगर डायरेक्ट रख के सॉल्व करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे देखिए, अगर हम नॉर्मल की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हमें जीपी को, ये हमारा डीबी में गिवन है, इसको हम नॉर्मल में कन्वर्ट, सॉरी, डीबी में हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 10 log 10 नॉर्मल वैल्यू करते हैं, यही तो करते हैं, बताइए, करते हैं ना? तो नॉर्मल वैल्यू आपको पता निकालनी है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12 आपको गिवन है तो यहाँ 12 रख दीजिए, डीबी वाली वैल्यू गिवन है, इज इक्वल टू 10 log 10 डीपी मैक्स। ठीक है, तो जो नॉर्मल वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 12/10। पहले तो ये निकालो, और इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग ही तो लेंगे। हैं, बताइए, एंटी लॉग ही तो लेंगे, 10 स्क्वायर करेंगे। अच्छा 12/10 कितना आएगा बताइए, 12/10 1.2 1.2 आएगा ना। यस सर। और एंटी लॉग अगर लेंगे 1.2 का तो कितना आएगा बेस 10 पे। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं बेस 10 पे, बताइए। सर ये होता है 10 की पावर चली जाती है डीबी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। हाँ तो बताओ कितना आएगा, सर इसमें आ रहा है 15.84। सर 15.84। गुड, ये वैल्यू इसकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है 15.84, ठीक है 8489 ऐसे कुछ करके आ रहा होगा, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू गेन की, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, डीबी की जगह डीबी नहीं रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ईटा आर इंटू जी डी मैक्स। ठीक है, ईटा आर आपको गिवन है, ईटा आर गिवन है 0.9, ईटा आर कितना है 90% है ना, तो 0.9 हो जाएगा। जी डी मैक्स निकल आएगा, अब जी डी मैक्स कितना निकल के आएगा जब ये वैल्यू रखेंगे बताइए, तो आपका ये हो जाएगा 15.8489 इज इक्वल टू 0.9 इंटू जी डी मैक्स। ठीक है, यहाँ से जी डी मैक्स निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 15.8489 बाई 0.9। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 17.6099, यही तो आएगा, यही आएगा, बोलिए। अब इसको आप डीबी में निकालेंगे, ये आंसर नॉर्मल वैल्यू में आंसर यही आएगा, ठीक है। डीबी में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन डीबी 10 log 10 नॉर्मल वैल्यू कितनी है 17.6099। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.4575, यही आएगा, बताइए बेटा, यही आंसर आएगा। देखिए, हेलो, यही आएगा बस। हेलो, यस सर। यही आ रहा है बेटा, यस सर। सही है, कोई किसी को डाउट इसमें, तो ये चीज ध्यान रखिएगा ऐसे सर भी एक क्वेश्चन। चीज है हाँ पूछो। सर, जब हमारे पास वो गेन जो है डीबी में गिवन हुआ है एंड सर जब हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं जब, तो सर एफिशिएंसी में सर ऊपर भी ओम है और नीचे भी ओम है, then सर दोनों के यूनिट्स तो कैंसिल हो गए, दैट मींस एफिशिएंसी यूनिटलेस टर्म हो गई। तो सर हम हाँ तो नॉर्मल इसको क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, जैसे मतलब उसको कन्वर्ट ही करना ऐसे क्यों जरूरी पड़ रहा है। मतलब सर अगर हम नहीं वैसा देखें सर कि यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर पे अगर जाते हैं तो उसमें भी सर नहीं मतलब हम नहीं नहीं किसी नहीं, अब हम बता अगर रहे हैं इसका सेम आंसर, यूनिट्स हम हैं। इसका हम आंसर बता रहे हैं आपको, देखिए इसका हम आंसर आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है ये एक्चुअली रीजन है इसके पीछे, जैसे आपको पता है, क्योंकि जब भी हम डीबी को डी नॉर्मल वैल्यू को डीबी में कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है,
या अगर हम डीबी से नॉर्मल में आते हैं या नॉर्मल से डीबी में आते हैं। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो हम एक्चुअली लॉगरिथमिक वैल्यूज में जाते हैं। किस में जाते हैं? अगर हमें डीबी में कन्वर्ट करना है तो हम लॉग लेके कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल वैल्यू का। अगर उल्टा आते हैं तो एंटी लॉग लेके आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है वी आर जस्ट इवॉल्विंग द लॉगरिथमिक वैल्यूज, लॉग से कनेक्टेड हैं। और लॉग के केस में क्या होता है कि जैसे मान ली एक्स अपॉन वाई आप कर रहे हैं नॉर्मल वैल्यू का, तो आप सिंपली निकाल लेंगे। लेकिन जब लॉग इन्वॉल्व होगा, कैन यू फाइंड दिस लॉग, ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर यही चीज ऐसे हो, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, या डीबी में दिया हुआ हो, सॉरी मान लीजिए इसको डीबी में दिया होता है, एक्स डीबी एंड वाई डीबी, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि हमें ये ओके नहीं सर, पता समझ ना, गए, उसकी क्योंकि वैल्यू चेंज होगी। मतलब वो हाँ सर जैसे डेसिमल में नहीं होगी वैल्यू, वो मतलब जो हम यूनिट लेके चलते हैं, बेस पावर हम्म, 10 वाली वैल्यू नहीं होगी, वो कोई मतलब हाँ लॉग वाली वैल्यू होगी। हाँ हाँ, लॉग जैसे नॉर्मली जैसे लॉग ए अपॉन बी करते हैं तो लॉग ए माइनस लॉग बी आ जाता है। आर यस यू सर। गेटिंग माई पॉइंट? और नॉर्मल वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो हम नॉर्मली एक्स बाई वाई कर देते हैं। समझ रहे हो? तो ओके सर। लॉगरिथमिक में हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जो डिवीजन है वो एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और नॉर्मल डिवीजन नहीं रह जाता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से चूंकि हम लॉगरिथमिक स्केल पे अगर हम लेके चल रहे हैं, तो हमें उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम नॉर्मल ऑपरेशंस को फॉलो कर पाएंगे। आप तो यहाँ पे आप नॉर्मल ऑपरेशन फॉलो कर रहे हो, लेकिन यूज आप लॉगरिथमिक वैल्यूज कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो या तो आप लॉगरिथमिक वाली स्केल को फॉलो करिए। आप लॉगरिथमिक स्केल मतलब लॉगरिथमिक की वैल्यू ले रहे हो, लेकिन स्केल फॉलो नहीं कर रहे हो, जो उसका मतलब तरीका है फॉलो करने का, डिवीजन का। आप क्या कर रहे हो? आप नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर रहे हो, जैसे 12 डीबी को नॉर्मल डीबी। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लॉगरिथमिक में हमको पता है कि लॉग ए अपॉन बी इज नॉट अ डायरेक्ट डिवीजन, दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बेटा यस मेरी सर। बात? यस सर। यस। ये इसके पीछे लॉजिक है। इसलिए हम कभी भी मतलब इस तरह के डिवीजन में पहले उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, देन वी सॉल्व इट फर्दर। क्लियर? क्योंकि यही रीजन होता है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है इस चीज़ में। मैं देखा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये गलती करते हैं कि लॉगरिथमिक स्केल को नॉर्मल में नहीं कन्वर्ट करते हैं, वो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वो आंसर तो आ जाएगा लेकिन गलत आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोग को। द रीजन बिहाइंड दैट दिस क्वेश्चन यही था कि आपको ये चीज हम देखना चाह रहे थे कि कितने लोग सही कर पाते हैं। क्योंकि अगर ये लॉगरिथमिक में पूछ लिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये मुझे पता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था लॉगरिथमिक वाला डीबी में। अभी तो समझ गए ना ये सभी लोग? यस सर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और गेट में स्पेशली डीबी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गेट के पेपर में ये डायरेक्टिविटी और इसका गेन का बहुत क्वेश्चन आता है एंटीना वगैरह से। तो इसमें आपका स्पेशली डीबी में ही वैल्यू पूछी जाती है आंसर। वहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। उसमें एक आंसर ये भी दिया होगा जो नॉर्मली आप जो डायरेक्ट डिवीजन कर रहे थे डीबी में, इस तरह का भी एक आंसर गिवन होगा, और लोग वही लगा देते हैं। अगर फॉर्म मतलब डायरेक्ट रखते हैं फार्मूले में, वही आके लगा के चले आते, जिसको आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा डिवीजन है डीबी में अलग होता है, वैसे नॉर्मली हमारा जो है अलग तरीके से डिवीजन होता है। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा। अब इसके आगे आज काफ़ी क्लास हो गई आप लोगों की भी, मेरा भी ये 7वां जो है वो है, एक तरह से लेक्चर तो 5वां है, बाकी 7th हो गया आज टोटल। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा जो भी मैं क्लास ट्यूटोरियल ये अभी कराया हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप लोग को ग्रुप में भी मैं शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से ये भूल जाएगा ऐसे तो। शेयर कर दूंगा जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए जो जो प्रेजेंट है मैं बता दे रहा हूँ, 122, 124, 131, 133, 134, 144,
146, 9004, 9005। इसके अलावा तो नहीं है कोई, जो मुझे इतने ही बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? सभी की हो गई अटेंडेंस? यस सर। ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।